बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं। तो रेट्रोवायरसेस हम कहते हैं जो वायरसेस आरएनए वायरसेस और ट्यूमर काज करते हैं उनको हम कहते हैं रेट्रोवायरसेस। दो चीजें आपने याद रखी, आरएनए वायरसेस, ट्यूमर काज है, उनको हम क्या कहेंगे, रेट्रोवायरसेस। और साथ साथ हम उनको आंकोवायरसेस भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्यूमर काज करते हैं। अच्छा, साइंटिस्ट ने देखा ये बहुत सारे एनिमल में ट्यूमर काज करते हैं, जिनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे फाउल, रोडेंट्स और कैट्स वगैरह में ये ट्यूमर काज करते हैं। तो अब फाउल, बहुत सारे बच्चों ने उनके जहन में क्वेश्चन होगा कि फाउल कौन से बर्ड्स को कहते हैं, जिन बर्ड्स को हम उनके फ्लैश या एग्स के लिए घर में रखते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, फाउल कहा जाता है। रोडेंट्स क्या होते हैं, ऐसे मैमल्स जो जिनका आर्डर रोडेंशिया हो, उनको क्या कहते हैं, रोडेंट्स, जिसमें माइस है, रैट्स हैं, पार्कोपाइन्स वगैरह आती हैं। अच्छा, इनके अंदर ये ट्यूमर काज करते हैं। अच्छा, रेट्रोवायरसेस के और क्या कैरेक्टर हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इनके अंदर, और साथ साथ एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसके अलावा इनके ऊपर इन्वेलप होती है, आपको पता है कुछ वायरसेस इन्वेलप वायरसेस होते हैं, और इनका साइज तकरीबन 100 नैनोमीटर होता है, और ये स्फेरिकल होते हैं। कितने कैरेक्टर्स आपको पता चल गए कि ये रेट्रोवायरसेस आरएनए वायरसेस है, नंबर 1। नंबर 2 ये क्या है कि ये कैंसर काज करते हैं, ट्यूमर काज करते हैं, मीन के अनकंट्रोल सेल डिवीजन काज करते हैं। और तीसरी बात, ये स्फेरिकल होते हैं। और चौथी चीज, इन्वेलप्ड होते हैं, और 100 नैनोमीटर तकरीबन इनका क्या होता है, साइज होता है। तो अच्छा बच्चों, इनमें से एग्जाम्पल के तौर पे एच आई वी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी और बहुत सारी एग्जाम्पल्स है रेट्रोवायरसेस की। एक एग्जाम्पल क्या है, एच आई वी। अब ये जो एच आई वी है, इसको अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर आप देखें। एच आई वी मीन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इस वायरस में अगर आप देखें तो ये वायरस का कैप्सिड है, और ये भी ये स्पाइक्स हैं। ठीक है, कैप्सूल की जो बाहर स्पाइक्स निकली हुई है, ये वाली आपको नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, ये सब प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। और ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये मेम्ब्रेन है, ये इन्वेलप्ड है, ये होस्ट, जिस होस्ट के सेल से ये बाहर निकला है ना, तो उस सेल की मेम्ब्रेन ये आपको नजर आ रही है। ये आप क्या है जी, लिपिड के मॉलिक्यूल्स है, लिपिड बाइलेयर आपको नजर आ रही है। तो ये मेम्ब्रेन है बाहर, ये अंदर प्रोटीन का बना हुआ कैप्सूल है। और इसके साथ साथ ये अगर आप देखें तो ये दो आरएनए के मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। और साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। और ये स्फेरिकल एक वायरस है, और इसका डायमीटर कितना होगा, तकरीबन 100 नैनोमीटर। तो आपको जितनी चीजें बताई थी कि रेट्रोवायरसेस के अंदर ये उनके कैरेक्टर होते हैं, वो सारे कैरेक्टर आपको एचआईवी के अंदर नजर आ रहे हैं। तो एचआईवी क्या काज करता है, एड्स काज करता है। इसको हम दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ये किस तरह एड्स काज करता है। अच्छा बच्चों, उसके बाद इन वायरसेस के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी तरफ मैं अभी जाऊंगा। जैसे इनका एक कैरेक्टर ये कि इनको कहा जाता है कि ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं या होस्ट नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ये आप देखें, होस्ट सेल स्पेसिफिक, व्हाट डज इट मीन, कि इन वायरसेस को हम होस्ट सेल स्पेसिफिक क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या है। अच्छा बच्चे, ये जो एच आई वी है, ये एचआईवी अगर हमारी बॉडी में चला जाए, किसी भी रूट से, किसी बॉडी के किसी पार्ट से इंटर हो जाए, तो ये बॉडी में जाके किस सेल में इंटर होगा, क्या ये सारे सेल में इंटर होगा या किसी खास सेल में। अगर तो एचआईवी हमारी बॉडी में जाके हमारे मसल सेल्स में इंटर हो जाए, अगर ये हमारे बोन्स के सेल्स में इंटर हो जाए, अगर ये हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स में इंटर हो जाए, बॉडी के बीटा सेल, अल्फा सेल, जितने भी सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल, सारों में इंटर हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये नॉन स्पेसिफिक है। ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक। लेकिन आपको पता है कि एचआईवी जब हमारी बॉडी में जाता है, तो ये सिर्फ किस में एंटर होता है, हमारे ल्यूकोसाइट्स में एंटर होता है। ल्यूकोसाइट्स आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये व्हाइट ब्लड सेल में ही क्यों एंटर होता है, बाकी सेल्स में क्यों नहीं एंटर होता, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनके ऊपर खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम CD4 रिसेप्टर कहते हैं। ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। हेल्पर टी लिम्फोसाइट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट की एक टाइप है, लिम्फोसाइट खुद ल्यूकोसाइट की एक टाइप है। और हेल्पर टी लिम्फोसाइट बाकी लिम्फोसाइट को मैसेज देते हैं कि अभी पैथोजेंस यहाँ पे आ गए, तो आपने उनको किल करना है।
तो ये जो CD4 रिसेप्टर है, इसके अलावा ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अलावा पाए जाते हैं कौन से ल्यूकोसाइट्स पे, जो मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं, तो डेंड्राइट्स जो होते हैं उनके उनमें पाए जाते हैं CD4 रिसेप्टर। अब ये वो रिसेप्टर हैं जो फैसिलिटेट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द HIV। तो अगर ये रिसेप्टर नहीं होंगे किसी सेल के ऊपर, तो ये जो HIV है ये जाके उस सेल के ऊपर अटैच नहीं हो सकेगा, और जब तक ये अटैच नहीं हो सकेगा तो ये वहां से इंटर नहीं हो सकेगा उस सेल के अंदर। तो ये मेरा ख्याल है आप बात समझ गए होंगे कि कौन से वायरसेस को हम कहते हैं होस्ट सेल स्पेसिफिक वायरसेस, ऐसे रेट्रोवायरसेस जिनको किसी भी सेल में इंटर होने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं। जिन सेल्स पे वो रिसेप्टर होंगे वो उनमें इंटर हो जाएंगे, और जिन पे वो रिसेप्टर नहीं होंगे वो उन सेल्स में इंटर नहीं होंगे। जिस तरह एचआईवी की एग्जांपल मैंने आपको बताई कि ये हमारे सिर्फ हेल्पर टी लिम्फोसाइट या कुछ ल्यूकोसाइट के और टाइप में इंटर हो सकता है, बिकॉज दे कंटेन CD4 रिसेप्टर। एंड CD4 रिसेप्टर हम इसलिए भी कहते हैं कि ये जो सेल है ये CD4 सेल भी कहलाता है, और इसकी जो प्रोटीन है खास किस्म की उसको हमने नाम दे दिया CD4 रिसेप्टर, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। अच्छा जी, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक वाली बात आपको समझ आ गई। अब हम जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि ये रेट्रोवायरस जब किसी सेल में इंटर होते हैं तो उधर जाके क्या करते हैं। अभी आप देखें कि ये सेल का अपना यहाँ पे DNA, और जब ये वायरस इंटर होगा, कैसे इंटर होगा, इसकी ये मेम्ब्रेन है, तो जब ये CD4 रिसेप्टर्स के साथ आके अटैच हुआ तो यहाँ से इसकी मेम्ब्रेन होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगी ऐसे, और वायरस अंदर इंटर हो जाएगा कंप्लीटली, और इसकी ये कैप्सिड है वो अंदर आके टूट जाएगा। ये इसके आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये इसकी स्पाइक्स हैं। तो इस तरह वायरस अंदर इंटर हो जाएगा, और वायरस की जो एनवेलप थी, जो मेम्ब्रेन थी, वो इस सेल का पार्ट बन गई है। अब क्या होगा कि अंदर आके वो जो आरएनए के दो स्ट्रैंड थे उनमें से एक डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये एक स्ट्रैंड और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो ये आरएनए का स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करेगा, इसके साथ एक डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा। ये आरएनए का स्ट्रैंड, एक वायरस का आरएनए, इसके साथ एक डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। जब डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, अब आरएनए के स्ट्रैंड की जरूरत नहीं है, डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड अपने साथ डीएनए का एक और स्ट्रैंड बना लेगा, तो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड बन गए। अब ये जो आरएनए था वायरस का, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें एंजाइम क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए से डीएनए बनवा देता है। अब डीएनए इसलिए बना कि वायरस के जीनोम में जाके होस्ट के जीनोम में इंटर होना था, तो होस्ट का जीनोम क्या था, डीएनए, और इसके पास क्या था, आरएनए। अब आरएनए तो डीएनए में इंटर नहीं हो सकता था, अब ये डीएनए बन के न्यूक्लियस में आएगा, और न्यूक्लियस में आके ये क्या करेगा कि कट करेगा किसको, होस्ट के डीएनए को, और उसके अंदर जाके इंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये इंटर हो गया तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इस डीएनए का, इसको हम कहेंगे प्रो वायरस। यहाँ इसको प्रोफेज नहीं कहते क्योंकि ये फेज नहीं है, ये बैक्टीरियोफेज नहीं है, ये ह्यूमन सेल में इंटर हुआ है, ये प्रो वायरस कहलाएगा। अच्छा, अब ये यहाँ रह के कर क्या सकता है, ये यहाँ रह के दो काम कर सकता है। एक ये कि ये करेगा अपने लिए बनाएगा नए आरएनए, यहाँ से इस तरह नए आरएनए बना के भेजेगा, अपने लिए मैसेंजर आरएनए बनवाएगा जिनसे प्रोटीन्स बनेगी, वायरस की बहुत सारी प्रोटीन बनेगी, तो नए वायरस बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरह नया वायरस असेंबल हो जाएगा, उसके अंदर नए आरएनए के मॉलिक्यूल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और स्पाइक सारा कुछ, और जब ये बाहर निकलेगा यहाँ से, और बाहर निकलते हुए ये क्या करेगा, होस्ट की मेम्ब्रेन को साथ ले जाएगा। जब होस्ट की मेम्ब्रेन को साथ ले जाएगा तो ये क्या कहलाना शुरू हो जाएगा, फिर इन्वेलप्ड वायरस, क्योंकि ये होस्ट की मेम्ब्रेन को साथ ले जाएगा। अच्छा, जब ये बहुत सारे वायरस यहाँ से बनना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, तो ये सेल की मेम्ब्रेन कम होना शुरू हो जाएगी, सेल अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकेगा इस दौरान, तो सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। जब बहुत सारे, आपने एड्स के केस में देखा, जब बहुत सारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट डैमेज हो जाते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट कम हो जाते हैं, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बाकी वायरसेस, बैक्टीरिया इसके अलावा जो बॉडी में जाते हैं, बॉडी उनके साथ भी कम्पेट नहीं कर सकती, तो एज ए रिजल्ट बहुत सारी सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसने इम्यून सिस्टम के इंपॉर्टेंट सेल्स को डैमेज कर दिया है, तो उसको फिर एड्स के पेशेंट को और बहुत सारी डिजीजेस, सेकेंडरी इन्फेक्शंस होती हैं जिनसे उसकी डेथ भी हो जाती है। तो रेट्रोवायरसेस इस तरह का मैकेनिज्म करते हैं। अब ये कैंसर कैसे काज करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं की गई, लेकिन आप ये समझें कि सपोज यहाँ पे ये HIV नहीं है, यहाँ पे एक राउस सार्कोमा वायरस है। राउस सार्कोमा वायरस भी हमारे लिम्फोसाइट के अंदर इंटर होता है,
वो इधर अंदर आने के बाद क्या करता है कि इन जीन्स को, आपको पता है कि इसके सेल के अपने जो जीन्स हैं, इनमें से कुछ जीन्स ऐसे हैं जो सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो जब उस इधर प्रो वायरस बनता है, वो वायरस आके तो उसका डीएनए इसके उन जीन्स को काम नहीं करने देता जो जीन्स सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। तो सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाती है, तो बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट बनना शुरू हो जाते हैं, जो एक लिम्फोमा हो जाता है, कैंसर हो जाता है। इसी तरह कुछ और वायरसेस हैं, रेट्रोवायरसेस, जो हमारी सॉलिड टिश्यूज में अगर बॉडी के इंटर होंगे, उनमें अनकंट्रोल सेल डिवीजन कराएंगे, सेल डिवीजन कंट्रोल नहीं रहेगी, वहां पे एक ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म था रेट्रोवायरसेस, किस तरह हमारी बॉडी में ट्यूमर काज करते हैं, या किस तरह एड्स के केस में ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन्फेक्शियस साइकिल ऑफ एचआईवी डिटेल में, और एचआईवी की डिस्कवरी और वो सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट